हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स। डिजिटल पेमेंट में वर्ल्ड लीडर बन रहा भारत। डिजिटल पेमेंट में सबसे आगे क्या है? वर्ल्ड लीडर भारत बन रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूपीआई की डिमांड तेज, आरबीआई ने ये बात बोली है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूपीआई नेटवर्क के तेजी से विस्तार के कारण भारत डिजिटल पेमेंट टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर के रूप में उभर रहा है। ये जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की रिपोर्ट में दी गई है। यूपीआई के जरिए अक्टूबर में 16.6 अरब लेन देन हुए। साथ ही इस दौरान इंस्टेंट डेबिट रिवर्सल 86% रहा, जो कि पिछले साल की समान अवधि में 77% था। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा ने रिपोर्ट में कहा कि भारत का यूपीआई एक ओपन एडेड सिस्टम है। इसमें एक सिंगल एप्लीकेशन के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या फिर व्यक्ति से व्यापारी के बीच आसानी से लेन देन किए जा सकते हैं। पात्रा के अनुसार डिजिटल क्रेडिट परिदृश्य में इनोवेशन जैसे अकाउंट एग्रीगेटर्स, ओसीएन, ओएनडीसी पर वित्तीय सेवाओं ने भी उत्पादकता बढ़ाने में योगदान दिया है। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में प्रमुख मुद्दों पर हुई चर्चा। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने रविवार सुबह सर्वदलीय बैठक बुलाई। यह बैठक राष्ट्रीय राजधानी में संसद भवन एनेक्सी के मुख्य समिति कक्ष में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। इस बैठक में कांग्रेस के नेता जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी, के सुरेश के साथ जेडीयू सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने भाग लिया। इसके अलावा वाईएसआरसीपी के पीवी मिथुन रेड्डी और विजय साई रेड्डी, वीजेडी के समित पात्रा, एमडीएमके के वाइको, एसपी के रामगोपाल यादव और टीडीपी के लावू श्रीकृष्ण देव रायलू जैसे नेता भी बैठक में शामिल हुए। शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। कांग्रेस ने संकेत दिया है कि वह मणिपुर की स्थिति, अदानी समूह से जुड़े विवाद और वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर सीमा तनाव जैसे मुद्दों को उठाएगी। सरकार की प्रमुख विधायी प्राथमिकताओं में वक्फ संविधान संशोधन 2024 शामिल है, जिसे फिलहाल एक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा समीक्षा के लिए रखा गया है। यह समिति विभिन्न राज्यों में विभिन्न हितधारकों से चर्चा कर रही है ताकि विवादों का समाधान और आम सहमति बनाई जा सके। समिति की रिपोर्ट सत्र के पहले सप्ताह में प्रस्तुत होने की संभावना है। बाकू में COP29 जलवायु सम्मेलन में भारत ने कई पहलों के जरिए दिखाई नेतृत्व क्षमता। भारत के बाकू अजरबैजान में 11 से 22 नवंबर तक आयोजित COP29 जलवायु सम्मेलन में सक्रिय भागीदारी दिखाते हुए अपनी जलवायु कार्यवाही प्रतिबद्धता को मजबूत तरीके से प्रस्तुत किया। भारत ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और भागीदारों के साथ मिलकर कई महत्वपूर्ण पहल और नीतियां साझा की, जो जलवायु चुनौतियों का सामना करने में सहायक हैं। एक सत्र के दौरान भारत ने राष्ट्रीय अनुकूलन रणनीतियों में आपदा रोधी बुनियादी ढांचे को शामिल करने पर जोर दिया। इसमें बताया गया कि अनुकूलन लागत का 88% हिस्सा बुनियादी ढांचे से संबंधित है। कार्यक्रम में IRIS, GIRI जैसे पहलों को प्रस्तुत किया गया, जो देशों को तकनीकी सहायता, डेटा और वित्तीय तंत्र प्रदान कर बुनियादी ढांचे को अधिक टिकाऊ और लचीला बनाने में मदद कर रहे हैं। भारत ने स्वीडन के साथ लीड IT सदस्य बैठक का आयोजन किया, जिसमें उद्योगों को कम कार्बन उत्सर्जन की दिशा में काम करने में आ रही चुनौतियों पर चर्चा की गई। भारतीय कंपनियों जैसे टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, सेल ने हाइड्रोजन आधारित तकनीकों और कार्बन कैप्चर और बायोमास के उपयोग जैसे उपायों पर अपने विचार साझा किए। चर्चा में यह भी बताया गया कि उद्योगों में उत्सर्जन को कम करते हुए विकास को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन की बड़ी जीत। झारखंड में JMM नेतृत्व की वापसी। महाराष्ट्र और झारखंड में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। दोनों ही राज्यों में सत्तारूढ़ दलों ने जीत दर्ज की है। झारखंड में जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM के नेतृत्व वाले झंडी इंडी अलायंस को बहुमत मिला है, वहीं महाराष्ट्र में भाजपा नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की है। चुनाव आयोग की ओर से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक झारखंड की 81 सीटों में से झारखंड मुक्ति मोर्चा 34, भारतीय जनता पार्टी 21, कांग्रेस 16, RJD 4,
CBI ML L2, आजसू पार्टी 1 सीट, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 1 सीट, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा 1 सीट और जेडीयू के खाते में भी 1 सीट आई है। SEA VIGIL 2024 अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल का चौथा संस्करण सफलतापूर्वक संपन्न। अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल का चौथा संस्करण 21 नवंबर को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। 36 घंटे की अवधि में आयोजित इस अभ्यास ने भारत की अपनी समुद्री सुरक्षा और तटीय रक्षा तंत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। भारत के 11,098 किलोमीटर के पूरे समुद्र तट और 2.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर के विशेष आर्थिक क्षेत्र में आयोजित सी विजिल में 6 मंत्रालयों की 21 से अधिक एजेंसियों ने हिस्सा लिया। इनमें भारतीय नौसेना, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय तटरक्षक बल, राज्य समुद्री पुलिस, सीमा शुल्क, BSF, CISF, बंदरगाह प्राधिकरण और मत्स्य पालन विभाग आदि शामिल थे। अभ्यास में लगभग 200 घंटे की उड़ान के साथ 60 हवाई उड़ानें। अभ्यास के 2 दिनों में विभिन्न समुद्री सुरक्षा एजेंसियों की 550 से अधिक सतही संपत्तियों की व्यापक तैनाती और देश के पूरे तटीय क्षेत्र में लगभग 200 घंटे की उड़ान के साथ 60 हवाई उड़ानें देखी गईं। तटीय रक्षा और सुरक्षा तत्परता मूल्यांकन CDSRE चरण सामरिक चरण की शुरुआत से पहले 7 दिनों की अवधि के लिए आयोजित किया गया, जिसमें 950 से अधिक महत्वपूर्ण तटीय स्थानों का व्यापक ऑडिट किया गया। ऑडिट में मछली पकड़ने के लैंडिंग केंद्र, लाइट हाउस, प्रमुख और गैर प्रमुख बंदरगाह, तटीय पुलिस स्टेशन, अपतटीय संपत्तियां, तटीय VA, VP और अन्य शामिल थे। उल्लेखनीय रूप से पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के अधिकारियों ने गुजरात और पश्चिम बंगाल में CDSRE गतिविधियों में भाग लिया। GI एवं बियॉन्ड शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 25 नवंबर को होगा आयोजित। हथकरघा उद्योग को बढ़ावा। नई दिल्ली में 25 नवंबर को ओबरॉय होटल में GI एंड बियॉन्ड 2024 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। वस्त्र और मंत्रालय और हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल HEPC द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम भारत के भौगोलिक संकेत GI टैग वाले हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसका उद्देश्य इन पारंपरिक उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ावा देना और देश की सांस्कृतिक विरासत को विश्व स्तर पर पहचान दिलाना है। कार्यक्रम के दौरान विदेशी खरीदार, निर्यातक, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, नीति निर्माता और GI अधिकृत उपयोगकर्ता शामिल होंगे। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय कपड़ा मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। साथ ही राज्य कपड़ा मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। इस अवसर पर 10 नए GI प्रमाण पत्रों का वितरण किया जाएगा, जो भारत की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने वालों को सम्मानित करेंगे। इस आयोजन में GI टैग वाले उत्पादों की थीम आधारित प्रदर्शनी भी होगी, जिसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों की अद्वितीय शिल्पकला, सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित किया जाएगा। प्रतिभागी तकनीकी सत्रों में भाग ले सकेंगे, जिनमें उत्पादों की गुणवत्ता और पहचान सुनिश्चित करने, ब्रांडिंग पहल और इन पारंपरिक उत्पादों को निर्यात बाजार से जोड़ने की रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। इन सत्रों का उद्देश्य पारंपरिक शिल्पकला और आधुनिक व्यावसायिक तरीकों के बीच एक पुल का निर्माण करना है, जिससे भारत के हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा मिले। असम के काजीरंगा में 26 से 29 नवंबर के बीच 12वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का होगा आयोजन। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 12वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट ITM का आयोजन असम के काजीरंगा में किया जाएगा। यह कार्यक्रम 26 से 29 नवंबर तक चलेगा। गौरतलब है कि यह वार्षिक कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव पहल के तहत आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पर्यटन क्षमता से परिचय कराना और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से जुड़े हितधारकों के बीच सहयोग बढ़ाना है। नई दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में पर्यटन महानिदेशक मुग्धा सिन्हा ने जानकारी दी कि इस आयोजन में लगभग 400 प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है, जिनमें टूर ऑपरेटर्स, होटल और होम स्टे संचालक, पर्यटन सेवा प्रदाता, प्रभावशाली लोग, सरकारी अधिकारी, मीडिया प्रतिनिधि और अंतर्राष्ट्रीय छात्र शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के आयोजन के दौरान असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम जैसे 8 उत्तर पूर्वी राज्यों की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विशेषताओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
आयुष मंत्रालय का देशव्यापी देश का प्राकृतिक परीक्षण अभियान, राष्ट्रपति के प्रकृति परीक्षण के साथ होगी शुरुआत। आयुष मंत्रालय का देशव्यापी अभियान देश का प्रकृति परीक्षण अभियान 26 नवंबर यानी संविधान दिवस के मौके पर शुरू कर रहा है। इस अभियान की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्राकृतिक परीक्षण के साथ किया जाएगा। 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान में 1 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। आयुष मंत्रालय ने इसके लिए 4,70,000 से अधिक समर्पित स्वयंसेवकों की ट्रेनिंग की है। 4,70,000 से अधिक। अभियान का उद्देश्य भारत में स्वास्थ्य सेवा जागरूकता लाना। इस बारे में आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि 29 अक्टूबर को पीएम मोदी ने 9वें आयुर्वेद दिवस समारोह के अवसर पर देश का प्राकृतिक परीक्षण अभियान की शुरुआत की थी। इस महत्वपूर्ण अभियान का उद्देश्य पूरे भारत में स्वास्थ्य सेवा जागरूकता में क्रांति लाना है। उन्होंने कहा कि किसी की व्यक्ति के स्वास्थ्य प्रकृति को समझना और उसके आधार पर जीवन शैली की सलाह का पालन करने से वे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रख सकते हैं। इससे गैर संचारी रोगों NCD सहित विभिन्न बीमारियों की रोकथाम में भी मदद मिल सकती है। देश का प्रकृति परीक्षण अभियान आयुर्वेद को हर घर के करीब लाता है, नागरिकों को उनकी अनूठी प्रकृति को समझने और व्यक्तिगत निवारक स्वास्थ्य प्रथाओं को अपनाने के लिए सशक्त बनाता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने हैदराबाद में लोकमंथन 2024 के उद्घाटन समारोह में लिया भाग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को तेलंगाना के हैदराबाद में लोकमंथन 2024 के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने लोकमंथन के आयोजन के लिए सभी स्टेक होल्डरों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और विरासत में एकता के सूत्र को मजबूत करने का एक सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को समझना चाहिए और हमारी अमूल्य परंपराओं को मजबूत बनाना चाहिए। विविधता हमारी मौलिक एकता को सुंदरता का इंद्रधनुष प्रदान करती है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि विविधता हमारी मौलिक एकता को सुंदरता का इंद्रधनुष प्रदान करती है। चाहे हम वनवासी हों, ग्रामीण हों या नगरवासी, हम सभी भारतीय हैं। राष्ट्रीय एकता की इस भावना ने तमाम चुनौतियों के बावजूद हम एकजुट रखा है। उन्होंने कहा है कि सदियों से हमारे समाज को विभाजित और कमज़ोर करने के प्रयास किए गए हैं। हमारी स्वाभाविक एकता को तोड़ने के लिए कृत्रिम भेद पैदा किए गए हैं, लेकिन भारतीयता की भावना से ओतप्रोत हमारे नागरिकों ने राष्ट्रीय एकता की मशाल जलाए रखी है। पीएम मोदी ने जॉर्ज टाउन में सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल का दौरा किया। मुझे भारतीय समुदाय पर गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार स्थानीय समय पर गुआना के जॉर्ज टाउन में सरस्वती विद्या निकेतन सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया, जहां उन्होंने छात्रों से बातचीत की। इन छात्रों ने भजनों और कथक नृत्य के प्रदर्शन के माध्यम से उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस सांस्कृतिक प्रदर्शन ने भारत और गुआना में भारतीय प्रवासियों के बीच मजबूत बंधन को उजागर किया, जो कि कैरेबियन में समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने स्मारक गार्डन में भारतीय आगमन स्मारक का भी दौरा किया। उन्होंने इस जगह पर बेलपत्र का पौधा लगाया। एक एक्स पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि यह उन अनगिनत भारतीयों की अदम्य भावना के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है, जो पीढ़ियों पहले अपनी संस्कृति, मूल्यों और सपनों को साथ लेकर इन तटों की यात्रा पर निकले थे और चुनौती चाहे जो भी हो, उन्होंने उल्लेखनीय दृढ़ता से उस पर विजय प्राप्त की और गुआना के सामाजिक ताने बाने को भी समृद्ध किया। मुझे भारतीय समुदाय पर गर्व है और विश्वास है कि भविष्य में हमारे देशों के बीच संबंध और भी अधिक बढ़ेंगे। और इसी के साथ करंट अफेयर्स हो जाती है समाप्त। धन्यवाद।